नमस्कार स्टूडेंट्स। आइए आज आपको एसएससी जीडी का जो सपना लेकर आप 90 क्लासेज को ज्वाइन किए हुए हैं उसमें हम लिए चलते हैं आपको क्लास नंबर 48 की तरफ। जैसा कि क्षेत्रमिति की एक क्लास आप पहले कर चुके हैं, 46 क्लास नंबर 46 आप क्षेत्रमिति की एक क्लास कर चुके हैं। दूसरी क्लास क्षेत्रमिति की कुछ और आइडियोलॉजी के साथ, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ हम लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। और हमारा जो मानना है वो हमेशा से मानना है कि हम आपको एक थिंक प्रोसेस जनरेट करके दे रहे हैं, एक थिंक प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं। तो आप जो एसएससी जीडी की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का जो सपना लेकर आप हमको ज्वाइन किए हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस टाइप क्वेश्चन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को करिए। कंसेप्शनली कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा लेवल पूछा जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। ना आपको ज़्यादा लेवल हाई पे जाना है, ना ज़्यादा लो पर जाना है। जिस तरह के लेवल को हमने पिक किया है वहीं से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप बेधड़क होकर, बेचिंता होकर, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के आप ज्वाइन करिए। और क्लास नंबर 48 को लेकर मैं अरविंद कुमार नोहिया आपके बीच में हाजिर हूँ। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की यह क्लास। चलिए तो देर नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 48 पहला क्वेश्चन त्रिभुजों से। पहला क्वेश्चन त्रिभुजों से, और त्रिभुज में भी कौन सा? समबाहु त्रिभुज। बताया था ना हमने कि समबाहु त्रिभुज पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन। 3.46 सेंटीमीटर हाइट वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? उन्होंने पूछा है परिमाप कितना होगा। और परिमाप के लिए मुझे समबाहु त्रिभुज में चाहिए भुजा, उसमें मैं कर दूंगा 3 की मल्टीप्लाई। लेकिन मेरे पास इससे पहले क्या दी हुई है? ऊंचाई। तो हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला है वो है √3/4a। ये हमारा फॉर्मूला है। और वो दे कितनी रखी है? 3.46 इक्वल टू √3/4a। तो यहाँ से अगर हम a निकालें तो 3.46 मल्टीप्लाई बाई 4 √3 की वैल्यू रख दीजिए। और इससे ये कैंसिल आउट 2 बार, ठीक है। और ये हो गया 4 दूनी 8। क्लियर है? अच्छा, 4 दूनी 8 नहीं, ये 4 नहीं होता स्टूडेंट, 2 होता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये गलतियां ना हो आपको। 2 तो ये 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होता है। आप ये चीज़ को समझ लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में आपको कि क्षेत्रफल में होता है √3/4a² और ऊंचाई में होता है स्टूडेंट √3/2a। ये जो है समबाहु त्रिभुज के लिए आप विशेष पढ़ लीजिए, विशेष समझ लीजिए। क्षेत्रफल में होता है √3/4a² और ऊंचाई में होता है √3/2a। तो यहाँ से हमें a मिल गया 4 सेंटीमीटर। परिमाप चाहिए, तो परिमाप कैसे निकालूंगा? परिमाप निकालूंगा समबाहु त्रिभुज का, वो निकालूंगा 3a और 3 गुना a की वैल्यू कितनी है? 4, 3 चौक 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए से आपका मैच कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं अरे पॉइंटों में पॉइंटों का आंसर, जय माता दी करने वाले बच्चे हमेशा से ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ये समझ लीजिए, जय माता दी के लिए कोई वो नहीं। आपने कहा, कुछ बच्चे सोचते हैं ऐसे, अरे ये पॉइंटों का एक ऑप्शन ये सही होगा, लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि उसका ऑप्शन कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर है? आप बिल्कुल कंसेप्शनली समझिए, उनको कंसेप्शनली करिए, तब जाके आप उनको बेहतर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए। 10th क्लास लेवल का जो मैथ एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी बेस से ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं है। समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से 156 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर है। यदि BC 19.5 सेंटीमीटर है और QR x सेंटीमीटर हो तो x का मान बताइए। ये उन्होंने कहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब दो त्रिभुज समरूप हों, तब, और समरूपता दी हुई हो, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ABC, ट्रायंगल दूसरा PQR। आप समझिए, जब समरूप होता है ना तो उनका जो परिमाप होता है, परिमाप 1, परिमाप 2 का जो रेशो है वो उनके करस्पॉन्डेंस सिमिलर
साइड्स के रेशो के बराबर होती है। जैसे ए बी इधर का ले लिया पहले वाले का, दूसरे का पी क्यू ले लीजिए। दूसरा का मैंने बी सी बेस वाला ले लिया तो उधर का क्यू आर ले लीजिए। तीसरा मैंने उधर का सी ए ले लिया तो इधर का आर पी ले लिया। ये जो है ये सिमिलर उसका सिमिलर समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक सिमिलर समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है। और मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ। परिमाप 156 डिवाइडेड बाई परिमाप दूसरे का 46.8। अब देखिए ए बी सी का मैंने ऊपर रखा है तो इसकी साइड बी सी ऊपर 19.5 और इसकी एक्स, बस कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ज़रा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाई, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो x बराबर जो यहाँ से मिला आपको, x बराबर देखिए ध्यान से समझिए, ये x गुना 10 इसमें गुना होगा, इन दोनों की गुना होगी 468 गुना 195 डिवाइडेड बाई 1560 और गुना ये 10 x वाला 10। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आपको आंसर मिल जाए वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जो आपको आंसर मिल जाए वो आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कट करके देख लीजिए, जो 13 से कट रहा हो, 12 से कट रहा हो, 2 से कट रहा हो, 3 से कट रहा हो, कुछ भी देख लीजिए। 8 4 12 और 12 और 6 18, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, 5 से ये कट रहा है। कट करो 5 से, 5 तिया 15, 5 नाम 45, 5 से 2 बार। 13 से देखिए, 13 ती 39, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 120। क्लियर? 3 से ये और 4 बार, 40 बार। अब कुछ कटा है, इधर का कट गया 468 में 40 दूनी 80 से भाग रहा है, 2 से और कट कर दीजिए और सिंपल कर लेते हैं। 1 3 4 134 और 2 से कट करके ये 20 और ये कितना 2 से 7 6 6 दूनी 12 और 6 7 67/20 हो गया। 67/20 हो गया बेटा। अब 20 दिया 60, 3.70, 20 दिया 60, 10 20 पंजे 100, 3.35 आ गया। 3.35 है नहीं तो अप्रोक्सीमेशन कोई गलती हो गई होगी, ये आंसर आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 6 दूनी 12, 6 सत्ते ये, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई होगी, देख लीजिए। 7 20 दिया 60, 3.35 इसका आंसर आपको मिल रहा है। तो मतलब मेरा ध्येय है ये समझाना। मेरा एम क्या है? मेरा एम है आपको जो एसएससी जीडी में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके तरीके को समझाना, उनके पैटर्न को समझाना, उनके लेवल को समझाना। ये कन्फर्म है कि इसके अतिरिक्त तो और कोई तरीका आप इसमें नहीं लगा सकते। पीक्यू को ऊपर ले लीजिए तो सबको बदल दीजिए पीक्यू वालों को, ठीक है ना। ऊपर नीचे से कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको ऊपर रखिए नीचे रखिए, कोई बदल आप पर नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर कट समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए, पढ़ो इस क्वेश्चन को और बढ़ो, ठीक है, करो। यानी अब वो कह रहे हैं कि किसी गोले की त्रिज्या इतने ही से पिघलाकर त्रिज्या वाला बेलन खींचा जाता है, तार की लंबा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तार खींचा जाता है और तार बेलनाकार रूप में होता है, ये आपको पता है। तार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, आपको समझने वाली बात ये है, मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि आप इस पैटर्न को ज़रूर समझें कि जब कोई चीज़ किसी को मेल्ट करके बनाई जाती है ना, पिघला कर बनाई जाती है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को पिघला कर बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? आयतन बराबर होते हैं। आयतन बराबर होते हैं, ये आपको समझनी है। आयतन बराबर होते हैं, ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया, ये कंसेप्ट अगर आपने जान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब आप किसी चीज़ को बना के दूसरी चीज़ को बना रहे होते तो आयतन से आयतन बराबर कर रहे होते। तो अब समझिए कि गोले की त्रिज्या और उसका वो जो है, तो हम रखेंगे गोले का आयतन, आयतन बराबर तार का आयतन। और तार कैसा होता है? बेलन के रूप में, बेलन का आयतन, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसका आयतन 4/3 पाई आर की 3 और इसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको आर डैश ले लेता हूँ, इसको आर सिंगल ले लेता हूँ। अब आप समझिए ज़रा, इसकी एच पूछिए, ऊंचाई पूछिए, मतलब लेंथ पूछिए, एच पूछिए। अब देखिए मुझे कैलकुलेट करना है 4/3, पाई से पाई दोनों कैंसिल कर देता हूँ, दोनों तरफ कट जाएगी, 9 सेंटीमीटर है।
तो 9 × 9 3 बार मैंने लिख दिया। और इधर आर स्क्वेयर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 0.3 और मल्टीप्लाई बाई एच, समझिए 3 से मैंने ये 3 बार कट कर दिया। पॉइंट हटाया 10 नीचे बढ़ाया, पॉइंट हटाया 10 नीचे बढ़ाया, और देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। क्लियर है? सामने सामने कट कर दे। 10 दिशा में 100 तो यह बचा, 4 तिया 12, 12 निम्न 108, 108 और 2 जीरो, इतने सेंटीमीटर उसकी हो गई हाइट। समझ आया ना? आप ये समझिए कि जब वो तार बनेगा, जब वो तार बनेगा, देखिए ऐसे तार, इसको ये जो शेप बनेगी ये बेलन बनेगी। गोले को पकड़ के जब खींच दिया जाता है तो वो शेप जो बनती है वो बनती है बेलन। ठीक है, सेम हाइट से खींच दीजिए तो बेलन इतने सेंटीमीटर। अब आपका आंसर है मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए कितने से, वो 100 से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 108 मीटर। 108 मीटर उसकी हाइट हो गई। मतलब आप समझिए 2 चीज़ें इसमें समझिए। पहली ये, जब किसी को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाए तो उनके हमेशा से आयतन बराबर होते हैं, ये पहली चीज़ आप मानिए। कोई भी चीज़ हो, गोले से कल कंचे बनाएंगे छोटे छोटे हैं, किसी लकड़ी से कट करके बॉल बना रहे हैं, किसी लकड़ी से कट करके कोई और चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी। तो जब आप किसी को पिघलाकर या काट कर बना रहे हैं तो क्या बनाते हैं, आयतन से आयतन बराबर होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आयतन, अब आप यहाँ से समझ लीजिए, मैं सबके आयतनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ। नंबर 1, 2-3 तरह की शेप बनती है। गोले का आयतन 4/3 पाई r3। बेलन का आयतन पाई r² h। शंक्वाकार शेप बन जाए, शंकु का आयतन बन जाए तो 1/3 पाई r² h। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और बनता है, 3 ही तो शेप बनती हैं, गोला, बेलन और शंकु। तो इन तरह की शेप में बन जाए तो आपको इनके जो आयतन है आपको इस तरीके से बना लेने हैं। अच्छा, आयतन अगर घनाभ का बन जाए, घन और घनाभ दोनों का मैं लिख देता हूँ। घनाभ का लिख देते हैं आयतन, तो L × B × H बनता है, और जब ये सेम हो जाए तो A3 बनता है। तो घन के लिए A3, तो A3 ऐसे लिखेंगे, स्लैश लगा के L × B × H बनता है। जब ये बराबर हो जाती है तो A3 बन जाता है। घन और घनाभ का आयतन इस तरीके से निकालते हैं। घन और घनाभ होते हैं जैसे आपके संदूक रहे, बॉक्स रहे, ये सब आपके घनाभ और घन की शेप में होते हैं। शंकु में जैसे बर्थडे टोपी ऐसे ना बर्थडे पे पहन लेते हैं कैप, और बेलन आप जानते हैं खूब खाते हैं, और गोला मम्मी पीटती है ना, और गोला भी आप जानते हैं, गेंद का स्वरूप जो है वो गोले का स्वरूप है। तो चलिए, ये आयतनों का फॉर्मूला आप इनको मेंशन कर लीजिए, इनको मेंशन आप कर लीजिए। ये आयतन, क्षेत्रफल का जब पूछा जाएगा क्षेत्रफल पे वैसे क्वेश्चन आज तक बहुत कम पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। एक आयताकार खेत की भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले m2 का मतलब m²। भाई क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले मुझे चाहिए, एक भुजा तो दे रखी है, दूसरी भुजा चाहिए, क्योंकि भुजा गुना लंबाई गुना चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और मेरे पास लंबाई है, विकर्ण दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, उसको निकालूँ। देखो जरा, मैंने आयताकार खेत है, इसकी एक भुजा 39 मीटर दे रखी है, और ऐसे ऐसे लंब दे रखा है। ये जो है 89, ये जो विकर्ण जो है 89। तो हमने आपको बताया था विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आपको भुजा स्क्वायर पहली, यानी लंबाई L² प्लस B², यही तो पढ़ा है आपने। तो 89 का स्क्वायर इक्वल टू 39, कुछ भी हो, वो ब्रीथ हो, लेंथ हो, कुछ भी ले लेता हूँ, B²। ठीक है, अब इसको इधर लाए तो 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर इक्वल टू B²। अब आप अगर 89 और 39 का स्क्वायर निकालने गए तो बहुत समय लगने वाला है आपको। तो क्या करेंगे आप, करेंगे एक बार जोड़ दीजिए। आपने पढ़ा है A² माइनस B², यूज करिए पल A माइनस बी और A प्लस बी। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ा तो 9 9 18 का 8 हासिल 1, 8 3 11 1 12 128, और घटाया तो 9 में से 9 घटे 0, 8 में से 3 घटे 5 इक्वल टू B²। अब इनके फैक्टर कर दीजिए, 28 दूनी 128 दूनी 256 और गुना 25 इक्वल टू B²।
तो 256 का 16 और इसका 5 इक्वल टू बी। तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो गया 80, मतलब लेंथ जो है 80 हो गई और इसका जो ब्रीथ हो गई 39 हो गई। क्षेत्रफल चाहिए आपको दोनों की गुना, 80 गुना 39, 0 की 0, 8 नाम 72 का 2 हासिल 7, 8 या 24 और 7, 24 7 31, 320 मीटर इसका जो है क्षेत्रफल हो गया। आप समझिए मेरा जो उद्देश्य है ये समझाना भी एक उद्देश्य है। आप a की 2 माइनस बी की 2 कहीं भी देखें तो आप उनको स्क्वायर बनाने ना जाएं। स्क्वायर बनाने ना जाएं तो फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। ये जो एल्जेब्रिक पुट जब आप अर्थमेटिक को देते हैं ना तो ये आपको बहुत सशक्त बना देती है। तो ऑप्शन तो आपको ए आ गया है 3120, तो ये आपको बहुत सशक्त बना देती है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, समझे ना। जब मैंने कहा ना कि जब आप एल्जेब्रा में, अंकगणित में, ज्योमेट्री में, क्षेत्रमिति में जब आप एल्जेब्रा का पुट उठा लेते हैं, किसी दूसरे तरीके के मैथ को उठा लेते हैं तो उसका जो मज़ा आता है ना वो अलग ही आता है। आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बताइए आप। आपको जो जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं हम उनको हर बार आपको बता रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फिर भी आपसे ना हो तो भाई हमारी हरकत नहीं है। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 है। तो त्रिभुज का आधार निकालिए। पहले आधार, चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल के लिए मुझे भुजा चाहिए यानी आधार चाहिए और हाइट चाहिए। तो आधार बराबर हुआ वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप कौन सा वाला भैया, जिसका विकर्ण है क्या 7√2। तो भुजा निकालेंगे तो कैसे निकलेगी इसकी भुजा, 7√2 डिवाइडेड बाई √2, तो 7 होगी। तो आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिमाप 4 गुना 7, 7 चौक 28, 28 तो हो गया बेस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी ऊंचाई जो हाइट है वो क्या है, वो है वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा के बराबर, और क्षेत्रफल कितना है 169। तो इसका अंडर रूट कितना 13 सेंटीमीटर मैंने निकाल दिया। कितना भाई 169 का जो अंडर रूट निकालूँ, स्क्वायर रूट निकालूँ तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट बनेगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट बनेगा। और 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना 28 और हाइट कितनी 13, और इससे गुना करूं तो कितना 14, 13 गुना 14, 13 चौका 52 का 2 दिखते ही आप कर सकते हैं लेकिन फिर भी पूरा कर ली। 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18, 182 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखिए मेंसुरेशन में जो है आप इतना ज़्यादा शॉर्टकट नहीं कर सकते। अब मैं बताऊं ट्रिक आपको कि ऐसा नहीं ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं ऐसा बनेगा। भाई बन सकता है, हो सकता है ऐसा बन जाए, लेकिन वो उससे मैच कर जाए, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा बेस पढ़ना है। इनको अब आप पेपर पे, इनको जो है आप पेपर में करते समय आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ से बैठे बैठे सोचते 7√2 ओवर √2 7, 7 चौक 28, 28 बेस पे लिख देते। अब कहते हैं 169 पर अंडर रूट चढ़ाते 13 उसका ऊंचाई होगी, दोनों की गुना। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, 14 गुना 13 आपको रटा हुआ है 182, करने की भी जरूरत नहीं। जब प्रैक्टिस करते हैं तो 14 गुना 13, 12 गुना 15, 12 गुना 13, 11 गुना 12, ये सब चीज़ें आपको रटी हुई होती हैं अगर आपने सही मायने में प्रैक्टिस की होगी तो। कमी क्या करते हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करते नहीं हैं और पेपर में उठ के चले जाते हैं। तो भैया जो प्रैक्टिस करके गया है वो तो तुमसे आगे निकलेगा ही, जो प्रैक्टिस करके गया है वो तो तुमसे आगे निकलेगा ही। तो चलिए उसको क्यों आगे निकलने देंगे, हम करेंगे ना प्रैक्टिस। वो समकोण त्रिभुज का परिमाप बताइए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 15 और 20 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा कि भाई समकोण बनाने वाली भुजा जो है वो 15 और 20 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों समकोण बना रही हैं 15 और 20 सेंटीमीटर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट 20 20 400 और 5 5 25, 15 15 225, 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट 625, कितना आ गया 25। तो कर्ण कितना आ गया, ये कितनी आ गई 25 आ गई। कर्ण कितना आ गया 25 आ गया आपको भाई, 25 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए परिमाप। परिमाप में क्या करते हैं, तीनों को प्लस ही तो करते हैं। आप बताइए
मैंने परिमाप में क्या करना है, परिमाप में मुझे कर्ण चाहिए था, कर्ण मैंने निकाल लिया, और कर्ण को निकालने के बाद प्लस कर दीजिए, 20, 25 और 15 को जोड़ दीजिए, 20 + 15 + 25, तो जोड़िए 15, 25 कितना, 40, 20, 60, 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। 15, 25, 60, 40 ही होते हैं ना, और 20, 60, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। मतलब आप एक बार अगर जान गए और एक बार सब चीज़ों को समझ गए, एक बार आपने जान लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अर्थमेटिक से भी ज़्यादा ईजी होने वाला है, अर्थमेटिक से भी ज़्यादा इजी ये होने वाला है अगर आपने इसको सही मायने में समझा है। प्रॉब्लम तब होती है कि जब हम इसको सही आधा अधूरा पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ के हम उसको करने की कोशिश करते हैं, तो वो इस तरीके से ढकरा देता ही है आपको वो आपको बेवकूफ़ बना देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं का अंतर, ध्यान से समझिए, ए और बी और सी, यानी इस भुजा का और इस भुजा का अंतर क्या है, 17। ए माइनस के बी कितना है, 17। और इसका क्षेत्रफल 84 है। क्षेत्रफल कितना है, 1/2, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ए और बी तो होगी, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, चलो जो भी बन गया है, इक्वल टू 84। तो ए बी कितना हो गया, 84 गुना 2, 4 दूनी 8, 18 दूनी 16, ए बी हो गया 168। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, ये करें कि इनका परिमाप क्या होगा। 168 के ऐसे फैक्टर करो कि जो 17 आ जाए घट के, 168 को ऐसे फैक्टर करिए कि घट के 17 आ जाए। यही है कंसेप्शनल। आप कोई a बराबर b 17 माइनस ऐसे रखने नहीं जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको देखिए दो कंडीशन a + b और ए बी ये दे रखा हो, a - b और ए बी दे रखा हो, तो आपको इनके करने फैक्टर। क्या करने हैं, फैक्टर। और कैसे फैक्टर करने हैं कि जुड़ के आ जाए या घट के आ जाए। तो आपको माइनस वाला दे रखा है तो माइनस करके आना चाहिए, जुड़ने वाला दे रखा हो तो जुड़ के आने चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, इतना नहीं सोचना है। और फैक्टर कैसे करने, आप ये मान के चलिए कि आपसे आता नहीं है, मैं आपको ये मान के चलूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, तब आप फैक्टर कैसे करेंगे। तो भैया कुछ नहीं करना है, 168 को आप फैक्टराइज ऐसे तो कर सकते हैं, जो हमने 84 कट किया था उसको ऐसे कैसे, 84 से कट किया तो 4 और 2 से कट किया तो 21, 3 से कट किया तो 7 और 7 से कट किया तो 1। अब बनाइए। अब देखिए, मैं अगर मुझे 17 का अंतर चाहिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में से 7 ये 7 मैं ये घटा दूँ तो कितना बना, 17। तो भैया ए और बी तो आ गए मेरे, ये 24 आ गया, बी 7 आ गया, ए 24 और बी 7 आ गया। जब 24 और 7 आ गए तो अब देखिए बिल्कुल क्लियर मैच कर रहा है, गुना करें तो 168 आएगा और माइनस करें तो 17 आ रहा है। तो अब मुझे करना कुछ नहीं, मुझे बस इससे इस कर्ण निकाल देना है। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर होगा इनका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 24 हम 576 और 7 7 49, तो ये हो गया √625। इसका भी भैया 25 ही आ गया, ये 25। अब इनका क्या बताना है, इनका बताना है परिमाप। मतलब परिमाप का मतलब है 24, 7 और 25 को जोड़ दो। 7 4 11 5 16 का 6 हासिल 1 और 2 और 2 4 5 56 सेंटीमीटर इनका परिमाप आ गया। बताइए कहाँ क्या है। अगर आपने ये सब चीज़ें सीखी होंगी, प्रैक्टिस किया होगा, तो आप देखते ही बता देंगे कि ए बी ओवर 168। अच्छा, और देखिए बैठे बैठे सोचेंगे वहाँ 84, इसका क्षेत्रफल 84 दूनी 168, 168 के ऐसे फैक्टर जो 17 आ जाए। योग कह रहे हो तो योग करके 168 के बस फैक्टर सोच रहे, 24 7 आपने निकाल दिया। निकालने के बाद आपको करना क्या है, 25, 24 और 7 जैसे ही दिखा, आप पाइथागोरस रटी हुई होती है। आपको 10वीं क्लास तक इतना रिवीजन किया है कि रट्टी मार रट्टा मार तो याद ही है। 24 का 7 के साथ, 8 का 10 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 के लिए रिलेशन, ये सब रिलेशन पता है हमें। पाइथागोरियन त्रिक बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। एनसीईआरटी तो अलग से क्वेश्चन रखता है पाइथागोरियन त्रिक का। तो चलिए हमने 25 निकाल कर हमने प्लस कर दिया तो आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आप समझिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। देखिए गोले से जब गोला बनाया जाएगा, गोले से गोला बनाया, गोले से गोले ही बने, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों का आयतन से आयतन बराबर होगा, मैंने पहले बताया। तो बड़े वाले का रख दीजिए 4/3 पाई आर कितना 10 गुना 10 गुना 10। पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। 10 सेंटीमीटर धात्विक गोले को पिघलाए गए 4/3 पाई और आर कितना 2 गुना 2 गुना 2।
अब वो कह रहे कितने, तो n यहाँ लगेगा ना छोटे वाले के साथ, कर दीजिए। अब इन से ये कैंसिल, ये कैंसिल, और देखिए अब n बराबर मैं डायरेक्ट निकले जाऊँ तो 10 गुना 10 गुना 10 डिवाइडेड बाई, ये सब नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई 2 गुना 2 गुना 2, ये 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल हो चुका है। n गुना ये बचा, 2 से अब कट कर दीजिए, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, 5 के 3 बार गुना कर दीजिए, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो छोटे छोटे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 125 गोले बनाए जा सकते हैं। यानी ऐसे भी ना करके आपको n निकालना पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे? n बराबर, कहीं भी n आ जाए तो बड़ा आयतन डिवाइडेड बाई छोटा आयतन, ये आप कर लीजिए। छोटा आयतन बड़ा आयतन, मैंने शेप को लिखना ही बंद कर दिया। बड़ा आयतन यानी जो बड़ा आयतन है उसको डिवाइडेड बाई छोटे आयतन को रख दीजिए, n आ जाएगा। देखिए यहाँ भी अब वही तो बन गया पाई, 10 गुना 10 गुना 10 और डिवाइडेड बाई 4/3, क्योंकि दोनों गोल आए हैं तो सेम टू सेम रखूँगा, 10 2 गुना 2 गुना 2, ये तो किया था तो ये कैंसिल। ऐसे पेपर में आप कर लीजिए, ये जो है 125 बार। तो बहुत सिंपल होने वाला है। मैंने कहा ना जैसे ही n देखे तो n बराबर बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, आयतन से आयतन बराबर होगा, ये पक्की बात है। मेल्टिंग करते समय, पिघलाकर बनाते समय आयतन से आयतन ही बराबर होगा, ये आप समझ लीजिए। आयतन से आयतन ही बराबर होगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, फिक्र छोड़ दीजिए, फ़कीरी अपना लीजिए। आप अगर पढ़ लिया है, आपने पूरा संसार को अपना कर लिया तो ले फ़कीरी चल। आप क्या करते हैं? पढ़ते उस हिसाब से है नहीं और सोचते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाम भी हिंट छोड़ता है। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजाओं के वर्गों का योग, उस समचतुर्भुज की भुजा की माप क्या होगा? भाई इससे ज़्यादा बेहतर क्या है? समचतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज का मतलब जिसकी भुजा हो समान। तो ए स्क्वायर पहली वाली भुजा, ए स्क्वायर दूसरी वाली भुजा, ए स्क्वायर तीसरी वाली भुजा, चौथी ए स्क्वायर, और इन सब का सम कितना है? 1600। 4 ए स्क्वायर बराबर 1600, बताइए कोई दिक्कत? और 4 से कितनी बार? 400 बार। तो ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर कितना हो गया? 20। अब बताइए जरा, भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा मैंने ए मान ली, उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर बराबर 1600, 4 से डिवाइड किया 400, 400 का 20 सेंटीमीटर। बताओ, मुझे क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन के नाम से मुझे भगना नहीं है। यहाँ क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछ लिया जाता है, और इतने इजी वे में पूछ लिया जाता है कि हम सोचते अरे कहाँ हम पहले पढ़े होते। भाई पहले पढ़िए। हम आपको दे रहे हैं थिंक प्रोसेस, हम आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ द थिंक प्रोसेस ऑफ एग्जाम। क्वेश्चन का लेवल हम वो दे रहे हैं कि जो आपको समझ में आए, जो आपको जो जिसको आप समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। लंबवृत्तीय शंकु वंकु की बात करने लगे। अरे शंकु देखा नहीं, हालत खराब हुई। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 462, यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई देखिए कितना आसान है। शंकु का क्षेत्रफल होता है, शंकु का आयतन होता है क्या? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चाहिए, ये होता है। और उन्होंने पूछा क्या? ये 462 दे रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया ना। और h कितना? h 12, 3 से कितनी बार? 4 बार। मुझे केवल पाई आर स्क्वायर चाहिए तो मैं पाई आर स्क्वायर को प्रिजर्व कर लेता हूँ, 462 डिवाइडेड बाई 4। बस, मैंने कुछ नहीं करना है, मुझे जितना आता है मैं वो करूँगा। पाई आर स्क्वायर मुझे पता है आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर ही बचा लेना है। मैं क्यों पाई को नीचे ले जाऊँ, आर निकालूँ, आर से फिर दोबारा वो उस पर रखूँ? नहीं रखूँगा। कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर है। कौन सा आंसर? सी आंसर। पल पल आपने विजुअलाइजेशन करना है, एक एक पल में आपने सोच रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन है। जरा भी ज़्यादा नहीं करना है, जरा भी कम कैलकुलेशन नहीं करनी है। इस कंपटीशन का नाम है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चलना। और एक्यूरेसी आएगी कब बेटा? एक्यूरेसी आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब इतना मोटा क्वेश्चन दिखता होगा ना, आपको विजुलाइज हो रहा होगा, चित्र बनना चाहिए आपके माइंड में। कैसे होगा? अगर चित्र नहीं बनना होगा आपके माइंड में तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। आप चित्र बनाना सीखिए, क्वेश्चन को सोचना सीखिए,
और जिस दिन आपको क्वेश्चन सोचना आ गया आप उस दिन बहुत बेहतर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ो, अगला बताइए। किसी व्रत, क्वेश्चन देखिए, पढ़ो क्वेश्चन में, ज़रा एक और ज़रूरी काम निपटा लेते हैं, 1 सेकंड का काम है, बताओ जल्दी से। बताओ भाई चलो 1 सेकंड। बताओ। किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बताइए। किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 दे रखा है, 100 कहीं कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है? 1 सेकंड देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि इतना कम क्षेत्रफल, चलिए इतने कम पे आंसर भी आ रहा होगा। हाँ जो होगा 12 ही भैया, 12 ही लिखा हुआ है इसमें। चलिए, तो उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। तो ए बराबर कितना हो गया? √12। और वर्ग का विकर्ण चाहिए तो ए √2, तो √12 गुना √2 तो √24। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़े ना, एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में। अब वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर? विकर्ण के बराबर। इसके बराबर वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना हो गया? √24। 24 को 4 में 2 करके लिख सकता हूँ, लेकिन जरूरत क्या पड़ी है मुझे अभी? r बराबर √24 ही रखूँ ना। अब आपने क्या पढ़ा? पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर, पाई और पाई में वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू नहीं रखूँगा। √24 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना? √ से स्क्वायर कैंसिल, तो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितना सिंपल है? 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे मैं कंफ्यूज हुआ था ना कि 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल देता है क्या? दे रखा है उसने, तो भैया हम क्या करें? बस यहाँ से भुजा निकाली, विकर्ण निकाला, r बराबर पाई r स्क्वायर। भाई क्वेश्चन गोलियां धाएं धाएं चलाइए, आप समझिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। बिल्कुल विकर्ण पर आधारित क्वेश्चन एसएससी जीडी हमेशा पूछता है, लिख के ले जाइए। और एक मेल्टेड पेन, अगर इन दो तरीके पे क्वेश्चन ना आए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ विकर्ण प्लस मेल्टिंग, विकर्ण और मेल्टिंग 2 तरह के क्वेश्चन पढ़ा जाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब ये मुझे बताना है, इस तरह से मुझे सोचना है। अब बताइए जरा कैसे सोचेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? पहले आप ये चीज़ें समझिए। अर्धवृत्त, मैंने अर्धवृत्त ऐसे बना लिया। अब इसमें जो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, उसमें बनेगा सबसे बड़ा त्रिभुज ये, जिसका बेस होगा अर्धवृत्त का व्यास, यही तो है, और हाइट होगी त्रिज्या। मैक्सिमम हाइट तो त्रिज्या ही होती है, तो हाइट होगी त्रिज्या और बेस हो गया ये व्यास, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बस निकाल दीजिए। तो निकालेंगे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 बेस कितना? व्यास त्रिज्या का दुगुना, 2 गुना 6 12, और हाइट कितनी? 6, 12 गुना 6। बताइए कितना सिंपल हो गया। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस पढ़ना आना चाहिए, मुझे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए वो क्या कह रहा है। इतना ही बड़े से बड़ा मैं व्यास ले सकता हूँ, हाइट में ज़्यादा से ज़्यादा त्रिज्या के बराबर ले सकता हूँ। 2 से ये 3 बार, 12 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बड़े से बड़े जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा उस वृत्त के अंदर, उस अर्धवृत्त के अंदर, वो बनेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन की तरह नहीं पूछ रहा है, वो सोच रहा है कि आप थिंक कितना कर पाते हैं पेपर में। और आप हमेशा जो गड़बड़ाते हैं ना, वो थिंक पर ही गड़बड़ाते हैं। आप जो गड़बड़ाते हैं वो थिंक पर ही गड़बड़ाते हैं। ये चीज़ें आप समझिए, बिल्कुल स्पेशल समझ लीजिए कि आपको जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा मुझे दिखने लगा अच्छा ऐसा होगा, अर्धवृत्त में सबसे बड़ा त्रिभुज तो तब बनेगा जब मैं व्यास के बराबर व्यास उसका बेस रख लूँ, और हाइट तो सबसे बड़ी मैक्सिमम त्रिज्या के बराबर ही रहेगी। तो ये चीज़ें मुझे समझ आनी चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं कर पा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगा।
मुझे पेपर में क्वेश्चन को देखते ही समझ आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, कितना बता दिया मैंने, बताया ना एसएससी जीडी के लिए 2 चीज़ें आप पढ़ के जाइए क्षेत्रमिति में। नंबर 1 पिघलाकर, ठीक है, नंबर 1 पिघलाकर, नंबर 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों के, नंबर 3 वृत्त त्रिभुज का कॉम्बो, वृत्त त्रिभुज साथ साथ, वृत्त त्रिभुज साथ साथ। ये आप समझिए, ये 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। और चौथा भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो वो विकर्ण, विकर्ण तो आप आयत और वर्ग, आयत और वर्ग दोनों पर जरूर पढ़ लें, आयत व वर्ग, इनके विकर्ण पर आधारित क्वेश्चन, ये आप समझिए। ये अगर आपने 4 पॉइंट पढ़ के गए तो एसएससी जीडी की गारंटी मैं लेता हूँ कि क्षेत्रमिति का कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते क्षेत्रमिति का। अब आप अगला क्वेश्चन समझिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। गोले को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, कितने छोटे गोले बनेंगे? मैंने कहा ना n बराबर क्या पढ़ा था, बड़ा आयतन, ठीक है, डिवाइडेड बाई छोटा आयतन, यही तो पढ़ा है मैंने। बड़ा आयतन डिवाइडेड बाई छोटा आयतन, बड़ा आयतन 4/3 पाई आर कितना है 12 गुना 12 डिवाइडेड बाई छोटा कितना 4/3 पाई 2 गुना 2। इससे ये कैंसिल, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, 6 की 6 में गुना करेंगे 36, 36 में 6 करेंगे 216। कितने गोले बनाए जा सके 216। कितने गोले बनाए जा सके 216। मैंने 4 तरह के आपको क्वेश्चन बताए हैं स्टूडेंट, और उन चारों तरह के क्वेश्चंस को अगर आपने किया, अगर आपने बेहतर से ऑब्जर्वेशन किया, उनको ऑब्जर्व करके जाइए, ठीक है ना। मैंने हमेशा से बताया कि मेल्ट करते समय आप आयतन से आयतन बराबर करेंगे, पिघल कर वो बनाया जा रहा है, कोई वस्तु पिघल के बनाई जा रही है तो आप आयतन से आयतन करेंगे, और अगर कोई वस्तु नहीं बनाई जा रही है और उसमें कुछ विकर्ण का पूछा है तो विकर्ण की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। तो आज आप क्लास इतनी ही रहेगी एसएससी जीडी में। तीसरी क्लास और क्षेत्रमिति की लाएंगे जिसमें कुछ हम सभी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 2 क्लास आपकी जियोमेट्री आएंगी, और उसके बाद जो भी टाइम एंड वर्क और एवरेज और रेल गाड़ी ट्रेन बचा है उसको कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपसे विदा लेता हूँ। इन 4 चीज़ों को याद करना ना भूलें। कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने हैं बेटा, दोबारा से जल्दी क्विक पढ़ लीजिए। विकर्ण वाले, त्रिभुज वाले, ठीक है, विकर्ण वाले, त्रिभुज वाले, पिघलाकर और वर्ग और त्रिभुज साथ वाले, त्रिभुज और व्रत भी कैसे भूल जाएंगे, व्रत वाले। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, इनके परिधि परिमाप को आप जान लीजिए। आयतन से पिघलाकर में आप बेलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको आप कर लीजिए। मैंने आयतन के फॉर्मूले पहले ही लिख दिए थे, आप उनको मेमोराइज कर लें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे सेम क्लास में। 75 क्लास है आपके लिए, 90 क्लास है एसएससी जीडी के लिए, 75 क्लास आपकी CISF बैच की है। CISF बैच को भी जाकर आप चेक कर लें, वहाँ भी पढ़ लें। एसएससी जीडी लेवल ही है वहाँ, कुछ अलग नहीं है। तो एसएससी जीडी वालों आप समझ जाइए, और 90 क्लासों में अपना जो है थिंक प्रोसेस जनरेट करके आप अपने आप को बढ़ा लीजिए। एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना आप करेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।